नमस्कार। मैं दश्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम सीरीज कर रहे हैं और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर या कृषि। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी। आज हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कृषि कितने प्रकारों से की जाती है और एग्रीकल्चर के अंतर्गत जिन प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, तिलहन फसलें कौन सी होती हैं, कमर्शियल क्रॉप या जिनको हम वाणिज्यिक फसलें कहते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और प्रत्येक फसल के लिए किस प्रकार की जलवायवीय या भौतिक दशाओं की आवश्यकता होती है, उन सभी को आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर या कृषि। तो कृषि का जो अंग्रेजी रूपांतरण है एग्रीकल्चर, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। एग्रीकल्चर शब्द जो है ये दो लैटिन शब्दों जिनका नाम है एगर या एग्री और दूसरा है कल्चर, इन दोनों ही शब्दों से मिलकर के एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। एगर या एग्री इसका अर्थ होता है मृदा या मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है क्रिया करना। ठीक है, कोई भी क्रिया करना, कोई भी काम करना। तो एगर या एग्री का मतलब आपने देखा था मृदा, और कल्चर का मतलब है क्रिया, मतलब मृदा के साथ में कोई भी काम करना, मृदा के साथ में क्रिया करना ही कृषि कहलाता है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है, एगर और कल्चर। ये दोनों ही किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब जैसे खेत में या कृषि के अंतर्गत जो भी फसलें उगाई जाती हैं, वनस्पति या पौधे जो भी उगाए जाते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं हम प्राइमरी उत्पाद उनको हम कह सकते हैं। तो उन प्राइमरी उत्पादों से परिष्कृत उत्पाद तक पहुंचने की प्रोसेस, ठीक है। परिष्कृत उत्पाद का मतलब है जैसे आपने खेत में गेहूं उगाया, और गेहूं उगाने के बाद में उस गेहूं से कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। उस गेहूं से ब्रेड बनाया जा रहा है, उस गेहूं से डबल रोटी बनाई जा रही है, ठीक है, उस गेहूं से और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है निर्माण हो रहा है। तो फसल प्राप्ति के बाद में, यानी जो भी फसल में हमने काटा है, जो भी फसल में हमने प्राप्त किया है, उसके बाद में उससे जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको कहेंगे हम परिष्कृत उत्पाद। तो पौधे से लेकर के उत्पाद बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, या पौधे से जो अनाज हमको प्राप्त होता है, उस अनाज से जो भी प्रोडक्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिस भी उत्पाद का हम निर्माण कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम परिष्कृत उत्पाद। और पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक की जो पूरी प्रोसेस है उसमें 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पौधे से लेकर के कोई भी प्रोडक्ट बनने के बीच में 3 क्रियाएं होती हैं। वो 3 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन 3 क्रियाओं को कहा जाता है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। अब इनको अलग अलग बढ़िया तरीके से समझेंगे कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका उत्पादन करना या उनका निष्कर्षण करना, वह क्या कहलाता है? आपका प्राइमरी प्रोसेस में आ जाता है, प्राथमिक क्रिया में आ जाता है। अब प्राथमिक क्रिया को कैसे समझेंगे? जैसे कृषि, हमारा जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, ये हमारा प्राथमिक क्रिया है। मत्स्य या मछली पालन जो हम कर रहे हैं वो भी प्राथमिक क्रिया है। संग्रहण, चीज़ों को यानी इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ों का संग्रहण कर रहे हैं, ये भी हमारी प्राथमिक क्रिया का अंग है। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, या जो भी प्राइमरी जो भी प्रोसेस होती है, प्राइमरी जो भी क्रिया होती है, उसको हम इन चीज़ों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि है तो कृषि में बहुत सारी फसलें आप उगाते हैं, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, मक्का, ठीक है, चाहे इसमें दलहन फसलें हो गई, आपकी दालें हो गई, तिलहन फसलें हो गई। तो ये क्या है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे मछली पालन को लें आप, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मत्स्यन है, तो मछली पालन आप जैसे कर रहे हैं, तो मछली पालन के बाद में जो हमको पहला प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है मछली, ठीक है, तो मछली प्राप्त हो रही है, तो मछली से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, मछली का जो ऑयल है, उसके यकृत से, लीवर से जो तेल निकाला जाता है, उसको बहुत सारी दवाइयों में, मेडिसिन में उसको यूज किया जाता है। तो वो उसको क्या कहेंगे हम? मछली के द्वारा जो अन्य प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसको हम कहेंगे परिष्कृत उत्पाद। ठीक है, परिष्कृत उत्पाद। तो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करना या उनका निष्कर्षण करना, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हुई आपकी प्राथमिक क्रिया। अब द्वितीय क्रिया क्या होती है?
द्वितीयक क्रिया होती है जो भी प्राथमिक संसाधन या जो भी प्राकृतिक संसाधन हमने जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जिनके बारे में हमने जाना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाए, प्रसंस्करण किया जाए। प्राथमिक संसाधनों का क्या किया जाए या प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाए, उसका प्रसंस्करण किया जाए। जैसे कि हमने गेहूं प्राथमिक क्रिया के उपरांत प्राप्त किया तो उससे डबल रोटी, ठीक है। कपास जो होता है वो कृषि की प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कपास हम प्राप्त करते हैं, लेकिन कपास से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, धागे बनाते हैं, ठीक है, रेशे उससे बनाए जाते हैं। तो ये द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। तृतीय क्रिया देखेंगे तो तृतीय क्रिया का मतलब है कि जो प्राथमिक क्रिया हमने करी थी और द्वितीय क्रिया हमने करी थी, उसको सर्विस देने का कार्य या उसको सहयोग देने का कार्य तृतीय क्रिया के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जैसे प्राथमिक क्रिया में हमने गेहूं प्राप्त किया और गेहूं से हमने क्या बनाई, डबल रोटी बनाई। कपास हमने प्राथमिक क्रिया में प्राप्त किया, कपास से हमने द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या बनाया, कपड़ा बनाया, धागा बनाया, रेशा बनाया। तो इन दोनों प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी। या फिर हमको जो प्राथमिक क्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं, गेहूं हमको प्राप्त हो रहा है या कपास हमको प्राप्त हो रहा है, उसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए हमको यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, व्यापार की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। जब हम अपने माल को बेचेंगे, हम गेहूँ को फैक्ट्रियों तक बेचेंगे या कपास को हम उद्योगों तक पहुँचाएंगे, तो उसके लिए जो पैसे का लेन देन होगा उसके लिए हमको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फसल में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई के लिए हमको बीमा की जरूरत पड़ेगी। और जब भी प्राथमिक क्रिया के उपरांत जो द्वितीय प्रोडक्ट बनता है या द्वितीय क्रिया के फलस्वरूप जो भी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, उसके प्रचार के लिए या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, विज्ञापन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे यातायात हो, चाहे व्यापार हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे बीमा हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, प्राथमिक और द्वितीय जो क्रियाएं हैं या प्राथमिक और द्वितीयक जो सेक्टर्स हैं उनको सेवा कार्य दे रही हैं, सर्विस दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो आई होप आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं के बारे में आसानी से पता चल चुका होगा और इन सारी चीज़ों को आप समझ भी चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि जो है, एग्रीकल्चर, हमारे देश में एक प्राइमरी क्रिया के तौर पर देखी जाती है, प्राथमिक क्रिया के तौर पर देखी जाती है। और इस प्राथमिक क्रिया में यानी कृषि में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फसलें उगाना, फल उगाना, ठीक है, फल पैदा करना, सब्जियां उगाना, फूल उगाना, और इसके साथ साथ पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फसल, फल, सब्जी, फूल उगाना, पशुपालन, ये सारी चीज़ें कृषि के अंतर्गत ही कंसीडर की जाती हैं। विश्व के लगभग 50% लोग, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके लगभग आधे लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में जुड़े हुए हैं, कृषि से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं। भारत में जो पॉपुलेशन है, भारत में जो जनसंख्या है, उसका लगभग 2/3 भाग जो है वो कृषि क्रिया में संलग्न है। अब अलग अलग टर्म जो दे रखे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 में, उनको देखते हैं कि कृषिगत भूमि किसको कहा जाता है। कृषिगत भूमि किसको कहा जाता है, ऐसी भूमि जिस पर फसलें उगाई जा रही हैं, ऐसी भूमि जिस पर फसलों को उगाया जा रहा है, उस भूमि को हम क्या कहेंगे, कृषिगत भूमि कहेंगे, ठीक है। कृषि के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग वर्गीकरण हैं, उनको देख लेते हैं। सॉरी, जैसे एग्रीकल्चर, इसको हम कृषि कहते हैं। रेशम का जो उत्पादन किया जाता है या रेशम की जो एग्रीकल्चर होती है, रेशम की जो खेती होती है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन या मत्स्य पालन को हम पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। द्राक्षा कृषि यानी अंगूर की जो खेती की जाती है उसको हम कहते हैं विटीकल्चर। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि का मतलब क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए यानी कमर्शियल यूज के लिए सब्जियों, फल और फूलों को उगाना। एक तो होता है जनरली हम सब्जी अपने नॉर्मल यूज़ के लिए उगाते हैं, फलों को हम नॉर्मल यूज़ के लिए उगाते हैं, फूलों को हम अपने खुद के प्रयोग के लिए उगाते हैं। और एक होता है व्यापारिक लेवल पर, वाणिज्यिक लेवल पर, यानी उनका हमको क्या करना है, बहुत बड़ी मात्रा में उनका हमको उत्पादन करना है और उससे जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं उसका हमें व्यापार करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए यानी बेचने के उद्देश्य से सब्जी, फल, फूलों को उगाना ही उद्यान कृषि कहलाता है। और उद्यान कृषि को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये सारे कल्चर्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब कृषि के
जैसे कृषि के पूरे संगठन को देखें, कृषि के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, जो भी कृषि की प्रक्रिया होती है उसको मेन रूप से 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका कृषि तंत्र, कृषि संक्रिया और कृषि निर्गत। ठीक है, कृषि तंत्र, कृषि संक्रिया, कृषि निर्गत। अब इन तीनों चीजों को समझते हैं। तंत्र का मतलब क्या है? एक सिस्टम। ठीक है, जिस सिस्टम पर कोई भी क्रिया की जा रही है, जिस तंत्र के द्वारा किसी भी क्रिया को संपन्न किया जा रहा है। तो कृषि का जो सिस्टम है, कृषि का जो एक तंत्र है, वो किस पर डिपेंड होता है? निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर। देखिए कृषि में भी क्या होता है? निवेश होता है। आदमी क्या करता है? कृषि जो भी खेती कर रहा है वो क्या कर रहा है? उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब कृषि में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कई तरीके से होता है। एक तो होता है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, मनुष्य का इन्वेस्टमेंट होता है। और एक तरह से कह सकते हैं आर्थिक इन्वेस्टमेंट। आर्थिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आदमी क्या करता है? देखिए बीज लेकर के आता है मार्केट से, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? पैसा खर्च कर रहा है जेब में से। वो एक तरह से आर्थिक इन्वेस्टमेंट में या आर्थिक निवेश के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और एक तरफ से देखेंगे तो कृषि के कार्य में मानव श्रम भी लगता है। मानव श्रम की विशेष आवश्यकता होती है। तो वो क्या है? वो एक तरह से मानव के रूप में इन्वेस्टमेंट है कृषि के अंतर्गत। तो कृषि का जो तंत्र है उसमें निवेश होता है। ठीक है, निवेश के अंतर्गत क्या? जैसे बीजों का खरीदना, खाद जो वगैरह होते हैं, आपके रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनको खरीदना। ठीक है, मशीनरी का प्रयोग। भाई कृषि के कार्य के लिए अब परंपरागत साधनों की अपेक्षा जो है टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही हैं, मशीनरी की संख्या बढ़ रही है। पुराने समय में खेती जब की जाती थी तो बैलों से हल के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी। ठीक है, एक परंपरागत चीज़ें जो थी वहाँ पर इतना जो है तकनीकी का विकास नहीं था पुराने समय में। लेकिन वर्तमान समय में मशीनरी का युग है और खेतों की जो जुताई वगैरह की जाती है वो देखेंगे आप ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर में हैरो, कल्टीवेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मशीनें आ गई हैं हर चीज़ की। तो उन मशीनरी की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक, ये सभी क्या हैं? कृषि तंत्र के अंतर्गत आते हैं, कृषि के सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। संक्रिया क्या है? जब आपके पास तंत्र विकसित हो गया, आपके पास एक सिस्टम बन गया, तो उस सिस्टम के द्वारा जो क्रिया की जाएगी, जो एक्शन लिया जाएगा कृषि में, उसको बोलेंगे हम संक्रिया। तो कृषि में कौन कौन सी संक्रिया होती हैं? जब भी आप देखे होंगे, सभी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होंगे। तो उस ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपने देखा होगा कि वहाँ पर खेतों में क्या की जाती है? जुताई की जाती है। ठीक है, बीजों को बोया जाता है, उसको बुवाई कहते हैं। फिर जब बीजों को बो दिया जाता है, वो अंकुर उनके फूटने लगते हैं, उसके बाद में फसल की सिंचाई की जाती है, खेतों में पानी दिया जाता है। ठीक है, फसल पक कर के जब बड़ी हो जाती है तो उसको काटा जाता है। ठीक है, निराई की जाती है फसलों की। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, ये कृषि से संबंधित संक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। अब तंत्र हमारे पास सबसे पहले विकसित हुआ था। तंत्र जब हमारे पास था, सिस्टम जब हमारे पास बन गया, तो उस सिस्टम की सहायता से हमने कृषि संबंधित संक्रियाएं की। कृषि से संबंधित क्रियाओं को हमने संपन्न किया। और जब कृषि से संबंधित क्रियाओं को हमने संपन्न कर लिया, सारे काम हमने कर लिए, चाहे हमने जुताई की बात हो, बुवाई की बात हो, सिंचाई की बात हो, निराई की बात हो या कटाई की बात हो, तो इसके बाद में हमको क्या मिलेगा? अब उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी आउटपुट मिलेगा। उसको बोलते हैं हम निर्गत। ठीक है, तो इन सारी क्रियाओं के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होगी? क्रॉप प्राप्त होगी, फसल प्राप्त होगी। और फसल से जुड़े हुए जो भी उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो हमको मिलेंगे। जैसे पशुपालन में आप देखा जाए, या पशुपालन जैसे हम करते हैं तो भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, डेयरी उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, कुक्कुट उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, अनाज हमको प्राप्त होते हैं, दलहन तिलहन फसलें जो हैं वो हमको प्राप्त होती हैं। तो कृषि से जो प्राप्तियां हो रही हैं, वो कृषि से जो भी प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, कृषि से जो भी आउटपुट निकल करके आ रहा है संक्रियाओं के फलस्वरूप, उसको हम बोलेंगे निर्गत। ठीक है, तो ये कृषि का पूरा सिस्टम आपकी समझ में आया। कृषि तंत्र, कृषि संक्रिया और कृषि निर्गत। अब कृषि के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कृषि कितने प्रकार से की जाती है, या कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो कृषि के प्रकार को जनरली हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होती है निर्वाह कृषि। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस पूरे फ्लो चार्ट को। इस फ्लो चार्ट की सहायता से आप कृषि के टाइप्स को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो कृषि के प्रकार को जनरली हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है आपकी निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को वैसे हम इन सभी टर्म्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो निर्वाह कृषि मतलब जनरली निर्वाह के लिए
जैसे अपना गुजारा करने के लिए, अपना केवल कह सकते हैं खाने पीने की प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्वाह कृषि उसको कहते हैं। केवल निर्वाह कर रहे हैं हम, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वाणिज्यिक कृषि, जिसका हम बड़े लेवल पर उत्पादन कर रहे हैं कृषि की फसलों का, उसको हम व्यापार के उद्देश्य से उगा रहे हैं, कमर्शियल लेवल पर उन चीज़ों की एग्रीकल्चर करी जा रही है, तो उसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि हो या वाणिज्यिक कृषि हो, इनको भी अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह, और आदिम निर्वाह को भी दो भागों में बांटते हैं, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि को तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक लेवल पर अनाजों का उत्पादन, एक मिश्रित कृषि होती है आपकी मिक्स्ड क्रॉप, और आपका रोपण कृषि। ठीक है। तो ये वाणिज्यिक कृषि को हम तीन भागों में बांटते हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, और तीसरा है रोपण कृषि। और इसके अलावा आदिम निर्वाह को हम दो भागों में बांटते हैं, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। अब वन बाय वन इन सभी टर्म्स को बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह का मतलब ही है गुजारा करना। तो कृषक जो होता है या किसान जो होता है, अपनी जो भी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जिस टाइप की कृषि करता है, उसको कहते हैं हम निर्वाह कृषि। निर्वाह जो कृषि होती है, आप जानते हैं छोटे लेवल पे की जाएगी, क्योंकि आदमी केवल अपनी आवश्यकताओं की, अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए कृषि कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रौद्योगिकी होगी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, वो निम्न स्तर का होगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो मशीनरी का प्रयोग नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसको केवल निर्वाह करना है, आपका गुजारा करना है। तो निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और निम्न स्तर के पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है। मतलब कम लेवल पर पारिवारिक श्रम उसमें लगाया जाता है, क्योंकि वो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस कृषि को कर रहा है। अब इसके बाद में आती है आपकी गहन निर्वाह कृषि। ठीक है। गहन निर्वाह कृषि कौन सी होती है, इसको अगर आप समझने की दृष्टि से देखें, तो जो निर्वाह कृषि होती है उससे थोड़े से बड़े लेवल की कृषि। जो किसान होता है वो एक छोटे भूखंड पर, मतलब जमीन के एक छोटे हिस्से पर सामान्य औजार या साधारण औजार जो भी होते हैं, और अधिक श्रम, जब सामान्य औजार होंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, और उच्च कोटि के औजार होंगे, उपकरण होंगे, तो मेहनत कम लगेगी। तो जो किसान होता है एक छोटे जमीन के हिस्से पर साधारण औजारों की सहायता से और अधिक श्रम के द्वारा जो खेती करता है, उसको गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है। और ये जो गहन निर्वाह कृषि है, ये विशेष रूप से कहाँ पर प्रचलित है, दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, मतलब एशिया के दक्षिणी भाग में, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, और पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश हैं, मतलब ऐसे मानसूनी प्रदेश जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि को दो अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। एक होती है आपकी स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि जो होती है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कर्तन एवं दहन कृषि के बारे में, कर्तन एवं दहन कृषि के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपनी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी कोई चीज़ आपको देखनी है तो आपको बिल्कुल क्रम से देखनी है, एक ऑर्डर आपको क्रिएट करना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो बीच में से मिस आपके द्वारा ना की जाए। ठीक है। तो एक बैलेंस जो है सीखने का वो बना रहना चाहिए। तो स्थानांतरी कृषि एक तरह से हम कह सकते हैं कर्तन और दहन कृषि का ही रूप है। स्थानांतरी नाम का मतलब है, देखिए, स्थानांतरण, किसी भी चीज़ का क्या करना, स्थानांतरण करना, मतलब वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो जगह जो है बदलती रहती है, उस जगह का जो स्थान है वो बदलता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है जगह का। तो वो क्या है, स्थानांतरी कृषि है। स्थानांतरी कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि में क्या किया जाता है, जो भी वृक्ष होते हैं या वनों के अंतर्गत जो भी ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में, कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो वहाँ के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको जला करके उस भूखंड को, यानी जिस जमीन पर, जिस भूखंड पर वो वन है या पेड़ हैं या वृक्ष हैं, उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में उस भूखंड को साफ किया जाता है, और जो राख बनती है जलाने के बाद में, उसको उसी मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरी कृषि कहते हैं। ठीक है। कर्तन या दहन मतलब पहले पेड़ों को काटा, कर्तन, और उसके बाद में दहन मतलब जला दिया,
पहले काटा फिर जलाया, कर्तन दहन। ठीक है, तो ये स्थानांतरी कृषि का ही प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरता है, उसका जो उपजाऊ गुण है, वो समाप्त हो जाता है। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ देते हैं और फिर यही प्रक्रिया जो अभी मैंने आपको बताई है, यही वाला प्रोसेस दूसरे स्थान पर अपनाया जाता है, यही वाली क्रिया दूसरे स्थान पर की जाती है। ये जो कृषि है, स्थानांतरी कृषि की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ प्रचलित है, किन किन स्थानों में इस प्रकार की कृषि होती है। तो जो अमेजन बेसिन के घने वनों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, अमेजन बेसिन के जो सघन वन क्षेत्र हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के जो भाग हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के जो हिस्से हैं, उत्तरी पूर्वी मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर समतल भूमि का अभाव होता है, समतल भूमि नहीं पाई जाती है, उन स्थानों पर स्थानांतरी कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग किया जाता है। कर्तन और दहन कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं उनको देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है, मक्का की फसल, रतालू की फसल, आलू की फसल, कसावा, ये सारी फसलें जो हैं इस स्थानांतरी कृषि के अंतर्गत की जाती हैं। स्थानांतरी कृषि को अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ से कई बार आपको परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्थानांतरी कृषि के अलग अलग नाम जो हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे झूम कृषि जो होती है, झूम खेती, या फिर इसको क्या कह दिया जाता है, झूमिंग। ठीक है, तो झूमिंग आ जाए या झूम कृषि आ जाए, ये कहाँ पर प्रचलित है, ये भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, वहां पर झूम कृषि की जाती है। इस कृषि को यानी स्थानांतरी कृषि के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, मैक्सिको में। ब्राजील में इस कृषि को रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसको क्या कहा जाता है, लदांग। ठीक है, ये सारे नाम झूमिंग, मिल्पा, रोका, लदांग, ये सभी स्थानांतरी कृषि के ही प्रकार हैं। ठीक है, अब दूसरा, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण ये क्या होता है कि पशुचारक जो होते हैं, मतलब पशुओं को, जानवरों को जो चराने वाले होते हैं, वे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी जो कह सकते हैं कि सहारा के क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क, जहाँ पर बहुत सारी घास स्थल नहीं पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, शुष्क प्रदेश हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। मध्य एशिया का क्षेत्र हो गया, और भारत में विशेष रूप से राजस्थान की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं रेगुलरली हमको घास के मैदान या पशुओं के चरने के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पशुचारक यानी पशुओं को चराने वाले जो लोग हैं इन क्षेत्रों के, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ में अपने पशुओं को लेकर के चल देते हैं और ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर चारे और पानी के लिए जो है व्यवस्था पशुओं के लिए हो सके। और जब एक स्थान पर वो व्यवस्था खत्म हो जाती है, काफ़ी दिन तक वहाँ पर वो रुकते हैं, पशुओं का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उनके चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। जब उस पार्टिकुलर क्षेत्र पर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो फिर वो कोई दूसरा स्थान खोजते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको ईजिली उपलब्ध हो। तो इस पूरी कृषि की पद्धति को हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल क्रॉप के बारे में। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, इस कृषि में जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, या जो पशुपालन किया जाता है, वो बाजार में बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, फसलों का उत्पादन हो या पशुपालन हो, ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं वो इस उद्देश्य से की जाती हैं ताकि उनका बाजार में बिक्री की जा सके, उनको बाजार में बेचा जा सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो वाणिज्यिक कृषि होती है क्योंकि ये बड़े लेवल पर होती है, तो बड़े लेवल पर होती है तो क्या होगा, इसका विस्तृत कृषि क्षेत्र होगा और इसमें अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी का उपयोग इसमें किया जाता है। और जब बड़े लेवल पर कार्य होता है तो मनुष्य जो होता है साधारण औजारों के साथ उस काम को नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, इसमें अधिकांश जो काम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मशीनों के द्वारा किया जाएगा। तो वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश काम जो होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत भी जो तीन चीज़ें आती हैं वाणिज्यिक लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर, अनाज की खेती,
मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि के ही प्रकार हैं। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि को सबसे पहले देखते हैं। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में सामान्य फसलें जो होती हैं, गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन करना, बड़े क्षेत्र पर उत्पादन करना, मक्का का एक बड़े भूभाग पर उत्पादन करना, ये जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत आता है। ये विशेष रूप से कहाँ पर प्रचलित है? वाणिज्यिक अनाज की जो कमर्शियल लेवल पर कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन क्षेत्रों में वाणिज्यिक अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में मिश्रित कृषि या मिक्स्ड क्रॉप के बारे में बात करते हैं। भोजन व चारे की फसलें उगाना और पशुधन पालन के लिए भूमि का उपयोग। अब इसमें देखिएगा, कृषि के अंतर्गत आप ध्यान से समझिएगा कि कृषि के अंतर्गत केवल फसल उगाना ही नहीं है। मतलब आपने गेहूं उगाया, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी आप खेत में उगा रहे हैं, सिर्फ उसको ही आप कृषि का नाम नहीं दे सकते। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है और फसलें उगाना भी होता है। तो जब किसी भूमि का उपयोग, जब किसी जमीन का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? भोजन के लिए, पशुओं का जो चारा होता है उनको उगाने के लिए, और पशुधन के पालन के लिए, मतलब पशुओं के पालने के लिए भी तो जमीन की आवश्यकता होगी। तो पशुधन पालन के लिए भूमि का उपयोग, भोजन के लिए भूमि का उपयोग, इसके अलावा चारे की फसल उगाने के लिए भूमि का उपयोग, इस सारी क्रियाओं को संयुक्त रूप से हम मिक्स्ड क्रॉप के अंतर्गत डालते हैं। मिक्स्ड कृषि के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और मिश्रित कृषि जो है मुख्य रूप से यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिश्रित कृषि की जाती है। इसके बाद में आता है रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि क्या होती है? इसमें बीज नहीं बोया जाता है। ठीक है, पहले एक पौध तैयार की जाती है किसी भी फसल की, और जब वो छोटे छोटे कह सकते हैं उसमें अंकुर निकल आते हैं, मतलब फसल जो है वो उगने लग जाती है, तो उसकी रोपाई की जाती है। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास जो धान की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, उसमें डायरेक्टली जो बीज है यानी चावल जो है डायरेक्ट खेतों में नहीं बोया जाता है। पहले उसकी एक पौध तैयार की जाती है, छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। उन छोटे छोटे पौधों को मानव के द्वारा यानी मानव श्रम के द्वारा क्या किया जाता है? खेतों में उसकी रोपाई की जाती है जगह जगह पर। ठीक है, तो रोपण कृषि में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर हमको श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर। ठीक है, और इसके मुख्य क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पर ये रोपण कृषि की जाती है। जो पूरी दुनिया के अगर ग्लोब पर हम देखें तो विश्व के जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में रोपण कृषि मुख्य रूप से की जाती है। रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें होती हैं? जैसे रबड़ हो गया, ये भी जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। कहवा की जो खेती है ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय की खेती है ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चावल की खेती है ये भी आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो जो रबड़ की जो खेती है मुख्य रूप से मलेशिया में प्रचलित है, कहवा जो है ब्राज़ील में, ठीक है, कॉफ़ी जो होती है, और भारत और श्रीलंका मुख्य रूप से चाय की जो रोपण कृषि है उसके लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। अब कुछ मुख्य फसलें देखते हैं। यानी अगर 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 अलग अलग हम भागों में इनको डिवाइड करें, जैसे खाद्य फसलें कौन सी होती हैं, रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं, पेय फसलें कौन सी होती हैं, दलहन कौन से होते हैं, तिलहन कौन से होते हैं। तो खाद्य फसलों को अगर देखें तो खाद्य फसलों में मतलब जो अनाज या सामान्य खाद्यान्न जो हम अपने दैनिक जीवन में अपने भोजन के लिए यूज करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं? खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। रेशेदार फसलें जो फाइबर क्रॉप होती हैं, वो जूट और कपास। ठीक है, फाइबर या रेशेदार फसलों का मतलब क्या है? जिनसे हम रेशे बनाते हैं, धागे बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, तो जूट और कपास जो हैं वो रेशेदार फसलों में आती हैं। पेय फसलें मतलब जिनको हम पीने में यूज़ करते हैं, जैसे चाय की फसल जो होती है, चाय को हम पीने में यूज़ करते हैं। कहवा या कॉफ़ी होगी, इसको भी हम पीने में यूज़ करते हैं, ये पेय फसलें हैं। दलहन में जितनी भी दालें होती हैं वो आ जाती हैं। तिलहन में वे सारी फसलें आ जाती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों हो गया आपका, सूरजमुखी हो गया आपका, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये सारी चीज़ें हैं आपकी तिलहन फसलें। अब वन बाय वन एक एक फसल के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे चावल के बारे में।
चावल जो है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। पूरे विश्व में चावल की जो खपत है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। बहुत सारे क्षेत्रों में चावल जो है मुख्य खाद्य फसल के रूप में यूज किया जाता है। चावल जो उगता है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ की जो जनसंख्या रहती है, उन लोगों का सबसे मुख्य आहार इसको माना जाता है। चावल उगाने के लिए हमको उच्च तापमान के साथ साथ अधिक आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है। मिट्टी की बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी में चावल उगाया जाता है, तो चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें चावल बहुत अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। चावल उत्पादक देशों की बात करें तो चीन जो है विश्व का अग्रणी चावल उत्पादक देश है। इसके बाद में जो स्थान आता है वो भारत का आता है। उसके बाद में फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र जो है ये विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। इसके बाद में गेहूं के बारे में बात करते हैं। गेहूं के लिए मीडियम टेम्परेचर चाहिए, मध्यम तापमान चाहिए, मध्यम वर्षा चाहिए। लेकिन जब इसकी फसल पक कर के तैयार हो जाती है तो कटाई जब इसकी होती है तो उसके लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, जिससे जो दाने होते हैं वो अच्छी तरह से सूख सकें। ठीक है। और मिट्टी अगर बात करें तो दोमट मिट्टी में यह विशेष रूप से उगाया जाता है। गेहूं उत्पादक देशों में यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत जो है ये प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। अब एक शब्द आता है मिलेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। ठीक है। मिलेट का मतलब क्या मिलेट का जो अर्थ है वो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, मिलेट कहते हैं मोटे अनाजों को। ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, जो कम उपजाऊ या बलुई मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। इसके लिए कम वर्षा की जरूरत होती है। तापमान की बात करें तो उच्च से मध्यम तापमान इसके लिए आवश्यक है। पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की इसमें आवश्यकता होती है। विशेष रूप से अगर मिलेट फसलों की बात करें तो ज्वार, बाजरा और रागी ये फसलें विशेष रूप से भारत में मिलेट के अंतर्गत उगाई जाती हैं। मक्का की बात करते हैं। मक्का के लिए आपको मध्यम तापमान चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ मध्यम वर्षा चाहिए, अधिक धूप की आवश्यकता इसके लिए होती है। मक्का उत्पादक देशों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको, इन देशों में मक्का प्रमुख रूप से उगाई जाती है। मक्का को कॉर्न भी कहा जाता है। मक्का को क्या कहा जाता है, कॉर्न भी कहा जाता है। इसके बाद में कपास की बात करते हैं। कपास के लिए हाई टेम्परेचर, हल्की वर्षा चाहिए, तेज और चमकीली धूप चाहिए। काली और जलोढ़ मिट्टी में कपास की जो फसल है बहुत अच्छी तरीके से पैदा होती है। उत्पादक देशों की बात करें तो चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र ये जो है कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और कपास जो होता है, जो भी हमारा सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल जो है कपास माना जाता है। पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर इसको कहते हैं। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, भारी वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, भारी वर्षा होती है। उन जगहों पर जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष रूप से पटसन की फसल की जाती है। ठीक है। मृदा कैसी चाहिए, मिट्टी इसके लिए जलोढ़ चाहिए। और पटसन उत्पादक देशों में जो विशेष रूप से जाने जाते हैं वो हैं भारत और बांग्लादेश। ये जो क्षेत्र हैं पटसन उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी जो है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, इसके साथ साथ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये जो वृद्धि होती है इसकी कॉफ़ी की, इसके लिए पर्वतों के जो ढाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। अग्रणी उत्पादक देशों की बात करें तो सर्वाधिक जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में, उसके बाद में कोलंबिया और उसके बाद में भारत, ये जो है कॉफ़ी के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चाय की बात करें तो ये बागानों में उगाई जाती है। इसके बागान होते हैं और एक प्रकार की पेय फसल है। इसके लिए जलवायु ठंडी होनी चाहिए। वर्ष भर जो वर्षा है वो कैसी होनी चाहिए, समवितरित हाई लेवल की। ठीक है। मतलब समवितरित का मतलब है सभी स्थानों पर बराबर वर्षा हो, समान वितरण हो वर्षा का, और वर्षा कैसी हो, उच्च हो, उसकी इसमें आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी और हल्का सा ढाल इसके लिए होना चाहिए। ढालू भूमि पर जो है चाय की फसल बहुत अच्छी तरीके से उगाई जाती है। कृषि का विकास देखेंगे तो किस तरीके से हम कृषि का डेवलपमेंट कर सकते हैं, कृषि का हम विकास किस तरीके से कर सकते हैं कि जो बोया गया क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पर कोई भी फसल बोई जा रही है उसमें हम विस्तार करें, बोए गए क्षेत्र की मात्रा को बढ़ाएं। इस तरीके से हम कृषि का डेवलपमेंट कर सकते हैं। बोई जाने वालों की फसलों की संख्या में भी वृद्धि करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई सुविधा जो होती है उनमें सुधार किया जाए।
उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइजर या बीजों की जो क्वालिटी है वो उच्च कोटि की हो, बहुत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया जाए, इससे भी कृषि का डेवलपमेंट हो सकता है। और कृषि का क्या किया जाए, मशीनीकरण किया जाए, मतलब कृषि में मानव श्रम की अपेक्षा जो है मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाए, तो उससे क्या हो सकता है, एक बड़े क्षेत्र पर कृषि की क्रिया संपन्न की जा सकती है और अधिक से अधिक उत्पादन जो है प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश होते हैं, जो विकास के मार्ग की तरफ लगातार कार्य कर रहे हैं, उन देशों में, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि में जो जोत का आकार होता है वो छोटा होता है। जोत का आकार आप समझते हैं क्या होता है? जोत का आकार मतलब जैसे मैं हूँ या कोई और व्यक्ति है, या मान लीजिए 5-6 व्यक्ति हैं, हाँ ठीक है, हम सभी लोग खेती कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भूखंड है ना, भूखंड वो छोटे छोटे भूखंड हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में छोटा छोटा भूखंड आ रहा है, मतलब बहुत ही कम क्षेत्र पर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वो छोटी जोत है। तो छोटी जोत पर जो है गहन कृषि की जाती है, जो अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश हैं या विकासशील क्षेत्र हैं वहाँ पर। और ये इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो केवल जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, छोटा मोटा उनका खर्चा चल जाए, इसके लिए जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। बड़ी जोतें किस प्रकार की कृषि में होती हैं? वाणिज्यिक कृषि में, जहाँ एक व्यक्ति के पास में बहुत सारी ज़मीन होती है, ठीक है? बहुत बहुत जो है लंबे लंबे क्षेत्रों तक फैली हुई ज़मीनें एक व्यक्ति के पास होती हैं, वो बड़ी जोतें होती हैं। इस प्रकार की जोतें जो होती हैं वो कमर्शियल एग्रीकल्चर में की जाती हैं, वाणिज्यिक कृषि में की जाती हैं। उदाहरण के लिए यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर जो किसान हैं वो खेती करते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं करते। खेती भी एक तरह का यहाँ पर क्या है, व्यवसाय है। खेती भी क्या है, एक तरह का यहाँ पर बिजनेस है। बिजनेस की तरह जो है खेती की जाती है। हमारे देश में जो कृषि है वो जीविकोपार्जन के लिए ही जनरली की जाती है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं यूएसए के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, भूखंड होते हैं, जिन पर जो है लगातार मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है? मानव श्रम बहुत कम लगता है, मशीनें ही सारा काम करती हैं। बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर जो है खेती की जाती है, वो वाणिज्यिक कृषि होती है। तो इस प्रकार की कृषि कहाँ पे है, वाणिज्यिक कृषि आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि जो है वो की जाती है, ठीक है? तो ये हो गया आज का चैप्टर। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। 4th चैप्टर तक हम पहुँच चुके हैं क्लास 8th के, और 5th और 6th मतलब इसमें 2 चैप्टर और बचे हैं। इसके साथ ही आपकी जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में 9th क्लास से जो लेवल स्टार्ट होने वाला है आपका ज्योग्राफी का, वो बहुत ही बढ़िया लेवल स्टार्ट होने वाला है। जनरली जब भी हम स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ते हैं, जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है, भारत की स्थिति अवस्था, ठीक है? भारत की अवस्थिति और विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी है, वहीं से हम जनरली ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्लास से जो है, जो लेवल है आपके ज्योग्राफी का, वो बढ़ने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे चीज़ें आपको समझनी है। 2 चैप्टर्स और हैं, 5th और 6th, इनको मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरा करा दूंगा, फिर 9th क्लास से आगे हम चलते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अपना फीडबैक, रिस्पॉन्स आप ज़रूर दिया कीजिए। आपको क्लासेस कैसी लगी, कहाँ कहाँ आपको इसमें कमी लगी, या कौन कौन सी चीज़ों में और इसमें जो है सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इन चीज़ों पर अपना जो एडवाइस है वो हमेशा आप दिया कीजिए। और बाकी जो है मैं अपनी समझ के आधार पर, अपनी समझ से इसमें और ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करता रहूँगा और ज़्यादा सुधार करता रहूँगा। तैयारी अपनी बरकरार रखें। पिछली क्लासेस जो भी हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, आई होप कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आप उसका क्या कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। रिवीजन करते रहिए। यूपी पीसीएस 2023 जून में एक्सपेक्टेड है कि इसका जो है प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। तो जून के प्रीलिम्स से पहले पहले एनसीईआरटी प्लस जो भी अदर मटेरियल है यूपी पीसीएस 2023 के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट यहाँ से करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।